अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। पाकिस्तान की मईशत गर्दाब में है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया है। इसमें सर्कुलर डेट की बात भी आई थी, जिसको गर्दिशी कर्ज़ा कहते हैं, जो हमारे तवानाई सेक्टर का है। और उसके अलावा टैक्सेशन रिफॉर्म्स का भी काफ़ी तफसीली ज़िक्र हुआ इन मुज़ाकरात के दौरान। और ये वादा किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि अगले 3-4 महीने में मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे, बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। अब हमने सोचा कि चूँकि इस हवाले से मुतज़ाद ख़बरें भी आती रहती हैं कि किसने कितना कर्ज़ा लिया, क्यों लिया, किसके दौर में महंगाई हुई नहीं हुई, तो आज हमने सोचा कि सैयद मुज़म्मिल असलम साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू के कुछ हिस्से आपको सुनवाएं और कुछ बुनियादी सवालात जो मैंने उनसे किए। और उसमें एक सवाल ये था कि जो गर्दिशी कर्ज़ा है, सर्कुलर डेट, जो कि हमें बताया गया कि अब 3000 अरब से भी ज़्यादा हो चुका है, ये दरअसल पाकिस्तान की मईशत के लिए फंदा बन के रह गया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो इसमें मुज़म्मिल असलम साहब ने ये जवाब दिया। पाकिस्तान के माशी हालात खसूसी तौर पे 1990 से, जब से ये जो दो हुकूमतें जो पहले एक दूसरे की मुखालिफ होती थी, आज एक दूसरे के दस्ते बाजू हैं, इन्होंने रूल किया। और पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं कि माशी तबाही का सिलसिला जो है 1990 की दिहाई से पहले, इनकी आपस की लड़ाइयाँ, इनकी सियासी नाबालिग होना, फिर ना तजर्बेकारी पे इन्होंने ऐसे ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स किए, प्रोग्राम किए। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, 1993 1994 में पावर पॉलिसी आई थी, ये जो है जिसमें हमने आईपीपीस पहली दफा लेकर आए थे। जी। वो इब्तदा है, वो आज इब्तदा है पाकिस्तान की, जो आज की मौजूदा माशी हालात की। कोई इस पे बात नहीं करता। आपको याद होगा कि बेनजीर साहिबा पे इल्जाम भी था कि उन्होंने बहुत महंगे दामों पे ये काम किया। नवाज शरीफ ने आके उसके उसमें जो है रुकावट डाली। वहां से इब्तदा हुई। फिर 2002 में जो है मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने फिर पावर पॉलिसी ऐसी दी। फिर उसके बाद मजीद पावर प्लांट्स लगे। और 2008 में जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे, तो ये जो पावर का जिन है ये बाहर आ चुका हुआ था। पाकिस्तान के पास उस जमाने से तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, और सर्कुलर डेट, जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं, ये शुरू हुआ। ये जो गर्दिशी कर्जा 2008-9 में शुरू हुआ, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी ये। और उसी वक्त हमने तारीख का सबसे बड़ा आईएमएफ का प्रोग्राम लिया था, $10 अरब का, क्योंकि हम वॉर एंड टेरर में साथी थे इनके। और दूसरा ये कि आपको याद होगा उस जमाने में पहले उसका नाम होता था कैरी लूगर बिल। जो पहले बाइडेन होता था, फिर कैरी लूगर बिल हो गया वो। तो उसमें हम यूएस की गुड बुक्स में थे, तो यूएस भी हमें सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त के दौर में आईएमएफ ने सब्सक्रिप्शन दी थी, प्रिस्क्रिप्शन दी थी कि आप फौरी तौर पे जो है ये तेल की और इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी खत्म करें। तो ये जो है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी, और तो वो उसको नामुकम्मल किया उन्होंने, और वो नहीं कर सके। वो मामला नून लीग में गया। नून लीग ने भी उसको इसी तरह आईएमएफ प्रोग्राम लिया आते नया। इन्होंने $10 अरब का लिया। फिर नून लीग ने तारीख का दूसरा बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम लिया, $6.5 अरब का। नून लीग भी उसको ऐसे चलाती रही, और उल्टा उन्होंने तीसरी पावर पॉलिसी जो है, ये जो सीपैक वाली थी 2015 की, ये इंप्लीमेंट की। ये मदर ऑफ ऑल पावर पॉलिसी थी, जिसमें इन्होंने 40 साल की उनसे बिजली खरीद ली, 10 साल की अदायगी में। और फिर महंगे ईंधन में, दरामदी ईंधन में पूरे मुल्क की बिजली, इस तरह तो दरामदी ईंधन में तो यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में ने भी नहीं बिजली लगाई जिस तरीके से हमारे ये इन लोगों ने लगा दी। और ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा देखेंगे जी। बोलते हैं कि हमने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर दी। आज उसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान का 5,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट आ गया। एक और बड़ा इल्ज़ाम जो पीटीआई की हुकूमत पे लगता रहा, जिसकी कोई भरपूर तरीके से तरदीद भी ना हो सकी या उसका काउंटर, यानी जवाबी बयानिया उसका ना दिया जा सका, वो ये भी था कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा गैर मुल्की कर्ज़े लिए, बल्कि
एहसन इकबाल साहब जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि पीटीआई के दौर में पाकिस्तान की तारीख का 80% ज़्यादा कर्जा लिया गया। अब बुनियादी सवाल उस हवाले से हमने यही पूछा मुज़म्मिल असलम साहब से कि क्या भारी गैर मुल्की कर्ज़ों की ज़िम्मेदार पीटीआई थी? वाकई ये सच है? तो आइए देखते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने। 2018 में जब हम आए तो इनके खुद बयानात हैं कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने आते ही आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं लिया। यानी कि कोई आपको ये बोले कि आ, आपने आते ही आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं लिया तो आप क्या सेहत छोड़ के गए होंगे मुल्क की। तो ये तो इमरान खान ने भी एक तारीख का, जिसे कहते हैं, सुनहरा बाब लिखा पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने बड़ी सख्त शराइत की बात की। तो इमरान खान ने पहला रूट लिया फ्रेंडली कंट्री से और 10 अरब डॉलर जो इकट्ठे करके लाए सस्ते दामों में 3 मुल्कों से, और साथ ही इंप्लीमेंट कर दिया, शुरू कर दिया प्रोग्राम। ये जो कहते हैं कि रुपए की कदर गिरा दी खान साहब ने, आईएमएफ अपनी किताब, अपने उसमें लिख रहा है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिख रहा है कि पिछली हुकूमत ने 5 साल जो है मुल्क में डॉलर को एक जगह खड़ा करके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। और दैट वाज द पीरियड, उसकी वजह से पाकिस्तान के पाकिस्तानी सेकंड हाईएस्ट प्रॉपर्टी होल्डर्स है दुबई में। अब इमरान खान का पीरियड शुरू होता है। अब इमरान खान का पीरियड जो है स्टार्टिंग विद आईएमएफ। अच्छा, फिर उसके बाद आते ही जो है, आपको याद होगा 1 साल के अंदर इंडिया ने जो है पाकिस्तान के अंदर आ गए थे, हमला कर दिया था बालाकोट साइड से। फिर उसके बाद हमने कर दिया था एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया कि जब तक ये तमाम चीजें नॉर्मलाइज नहीं होगी, और कश्मीर को भी उन्होंने वो कर दिया था, जो उनका एनेक्स कर दिया 235। था जी जी जी। 2019 में जी। हाँ, तो उसमें हमने कहा कि हम इनके साथ तिजारत नहीं करेंगे जब तक ये मामला सही नहीं होगा। ये हो ही रहा था कि वंस इन 100 ईयर क्राइसिस आ गया, कोविड। उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो है इमरान खान की हुकूमत को डिसमेंटल कर दें। ये कहते थे लॉकडाउन लगाओ, ये लगाओ, कोई बात नहीं, मईशत चलती रहेगी, इंसान की जानें बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। इमरान खान की हुकूमत ने बेस्ट परफॉर्म कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन लगा के दुनिया को हैरान कर दिया। अल्लाह की मदद थी बेसिकली इसमें। अगर हम ये कहें कि इसमें खुदा की मदद थी, अल्लाह ताला ने इमरान खान के जहन में डाली बात और ये हुआ। वो जो है, हम बेस्ट परफॉर्मिंग वो साल के बाद से हमने टर्न अराउंड कर दिया इकॉनमी का। जब हम आए थे तो 9 अरब डॉलर जखीरा था, और ये जो है 2021 कमोडिटी सुपर साइकिल से पहले हमारे जो जखायर थे वो 22 अरब डॉलर पे चले गए। इन्होंने 2-3 इल्जाम लगाए। इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि आईएमएफ प्रोग्राम सबूताज कर गई है। ठीक है ना। सबसे पहले तो तारीख दुरुस्त कर लें कि हमने 23वां प्रोग्राम लिया था, उससे पहले 22 आईएमएफ के प्रोग्राम हुए थे पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान 1958 से। उस 22 प्रोग्राम में सबसे बड़ा लोन पीपीपी ने लिया 10.5 अरब डॉलर का। दूसरा बड़ा लोन लिया नून लीग ने 6.5 अरब डॉलर का। पीटीआई ने अपने 3.5 साल में आईएमएफ का जो 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम लिया, सिर्फ 3 अरब डॉलर लिया उनसे, और 9 अरब डॉलर से 22 अरब डॉलर पे ले गए। तारीख की बेहतरीन एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर में रह गए। रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे ले गए। जीडीपी ग्रोथ कंसेक्यूटिव 2 साल में 6% आखिरी, और दैट इज द बेस्ट 2 years आफ्टर 2005 मुशर्रफ साहब की। ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं, जैसे आपने भी सुना, कि पीटीआई की हुकूमत से पहले 22 प्रोग्राम आईएमएफ के साथ हो चुके थे। पीपल्स पार्टी ने महंगा तरीन प्रोग्राम किया था 10.5 अरब डॉलर का 2008-9 में। फिर पीएमएलएन ने भी 2013-14 में कोई 6.5 अरब डॉलर मालियत का खुसूसी प्रोग्राम किया था आईएमएफ के साथ। तो उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पे पीटीआई के हवाले से जो कैंपेन है, जो अपोजिशन जमातें पीडीएम और पीएमएलएन, जो कि इतने तवील अरसे से बारी बारी बरसर इक़्तिदार रही हैं, कि उनका बुनियादी तौर पे जो बयानिया है कर्ज़ों के हवाले से, यानी गर्दिशी कर्ज़े, गैर मुल्की कर्ज़ों के हवाले से और आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, वो 3 झूठों पर, 3 इल्ज़ामात पर मबनी है। अब ये कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है सबूताज करके, आपको इम्तियाज साहब मेरे से अच्छी तरह मालूम होगा, याद होगा कि नेशनल असेंबली में आईएमएफ प्रोग्राम का रिव्यू था। उन्होंने कहा था स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस और
ये जो वीकॉक गैस वगैरह की चीजें, इसके कानून असेंबली से पास करें। हमारे पास बिल्कुल ना होने के बराबर अक्सरियत थी, 174 या 75 लोग थे ऐवान में। उसमें भी आपको पता है, कभी एमक्यूएम मुंह सुझा के बैठ जाती थी, कभी काफलिक वाले कुछ कह देते थे, कभी बाप वाले। मुश्किल तरीन टाइम में ज्वाइंट सेशन करा के उसको असेंबली से पास कराने गए, तो ये जो दो पार्टियां थी, इन्होंने उसके खिलाफ वोट डाला। ये आईएमएफ के प्रोग्राम के खिलाफ इन्होंने असेंबली में वोट डाला ताकि ये ना हो सके। और दूसरा ये कि फिर इन्होंने तकरीरें की वहां, पीटीआईएमएफ ये वो, आईएमएफ को भेज दिया, आईएमएफ की मुमलिकत बन गई, आईएमएफ के लोग लगा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक को कभी रजा बाकिर को उसका एजेंट कहते थे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। ये सबूताज हुआ है, यहां से सिलसिला शुरू हुआ। और ये बात आईएमएफ ने अपने ये दिल पे लिख ली कि ये तो अच्छा है, हम ये हैं। तो हमारा दौर तो जैसे ही आपको याद होगा कि मार्च में आ गई थी नो कॉन्फिडेंस, फरवरी के महीने में हमें आखिरी किस्त आई है। जैसे अभी ऐलान हुआ है ना कि आईएमएफ का स्टाफ लेवल हो गया, फरवरी के महीने में हमें आखिरी किस्त आई है। जिस हुकूमत को एक महीना जाने से पहले किस्त आई हो, वो सबूताज कैसे कर सकता है? सबूताज करते करते तो मतलब उसको किस्त थोड़ी आनी थी। तो ये भी पहला झूठ। दूसरा झूठ इन्होंने लगाया कि जी तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज इन्होंने लिया। देखिए, 65,000 अरब रुपए इस वक्त पाकिस्तान का कर्ज है। जब पीटीआई का दौर था 3.5 साल, उसमें पीटीआई ने 18,500 अरब 3.5 साल में कर्ज लिया था। 18,500 अरब। और ये जो पीडीएम हुकूमत और ये जो 6 महीने जो निगरान के हैं, इन्होंने 2 साल भी नहीं हुए, पूरे 20 महीने हुए हैं, इन्होंने 22,000 अरब रुपए कर्ज किया। ये जो एहसन इकबाल साहब जगह जगह जाके, या तो उनको डेटा नहीं पता, या वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है कि वो जो है इस तरह की बात बोल देते हैं, और वो कौम को भी ये समझते हैं कि किसको क्या पता, कहाँ जाके चेक करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम से दावत देता हूँ कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पे सब जाए, www.sbp.org.pk। ऊपर एक टैब होगा इकोनॉमिक डाटा। इकोनॉमिक डाटा को आप क्लिक करेंगे तो सारे माशी इशारियों पर एक शीट खुल जाएगी। उसमें बिल्कुल नीचे जाएंगे ना सबसे, तो उसमें लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। आप उसको क्लिक कर दें तो आपको जो है हर 3 महीने के बाद, मतलब तारीख जितना पीछे जाना चाहें, आपको आर्काइव भी दली हुई है, आपको नजर आ जाएगा डाटा। और वहां से आप खुद जाके तस्दीक करें। फिर शुरू होता है फास्ट फॉरवर्ड 2022 अप्रैल। यहां से इन्होंने शुरू किया और इन्होंने कहा कि आईएमएफ सबूताज कर दिया हमने। मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने तो हमें किस्त दी थी। इन्होंने आईएमएफ का जो प्रोग्राम अप्रैल में होना था उसको अगस्त तक ले गए। 1.5-2 महीने तक तो इन्होंने वही पेट्रोल, जिसपे ये कहते थे कि हमने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया। अच्छा, कैसा प्रोग्राम था कि हमने 10 रुपए सस्ता किया तो कोई मसला नहीं हुआ, और इनको जो है 150 रुपए बढ़ाना पड़ गया। उसके बाद करेंसी 180 मिली, इन्होंने उसको ले गए 280 पे। पेट्रोल 150 से ले गए 280 में। इसके अलावा आज आप देख लें कि गैस की कीमतें, फिर महंगाई, खाद जो 22,000 रुपए की मिलती थी उसको 4,000 में ले गए। गंदम का रेट मुझे अच्छी तरह याद है, 70 रुपए होता था ना खान साहब आटा, अगर तो खान साहब हमारी जान पे आ जाते थे। वो कहते थे छापे मारो, ये होर्डिंग कर रहे, ये कर। उस 70 रुपए के आटे को 1 साल में 150 रुपए ले गए। यहाँ पे ये तबाही की इन्होंने। यहाँ पे आके इन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास और जो गरीब क्लास है उसको उड़ा के रख दिया। और 70 का आटा किया उन्होंने 150 रुपए, चीनी 80 की कर दी 160 रुपए। फिर इसके अलावा घी तेल, कमोडिटी सुपर साइकिल जो हमारे दौर में पीक पे था, वो जो है नीचे आना शुरू हो गया, हाफ प्राइसेस होगी। लेकिन पाकिस्तान में प्राइसेस जो है ना 30%, खाने पीने की अशिया की कीमतें 50% बढ़ गई। अगर कमोडिटी सुपर साइकिल ठंडा हो गया तो इंडिया की अफरात ज़र 5-6% है, हमारी 30% है, बांग्लादेश ही 10% से नीचे है। तो इनसे चीजें मैनेज ही नहीं हुई। आईएमएफ ने पहला प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से दिया, इसहाक डार ने आके ऊपर उस पर जो है डाका मारा, और 10 महीने इसहाक डार एक रिव्यू नहीं ले सके। और जब इसहाक डार एक रिव्यू नहीं ले सके तो फिर क्या हुआ कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो खत्म हो रहा था। उस वक्त आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक बेल आउट दिया 9 महीने का, जो आज पाया तकमील पे पहुंचा है। उसके लिए आईएमएफ ने पीटीआई का दरवाजा खटखटाया। और तीसरा झूठ इन्होंने ये बोले थे कि जब इन्होंने टेक ओवर किया तो इन्होंने जो है मईशत के
सारे गलत इशारे दे दिए। इन्होंने कहा कि जी जो है जीडीपी जो है 3%, 4% है, जो 6.25% इन्होंने ही छापी थे। उसमें भी इसहाक डार साहब ने कहा कि ऐसा ना करो कि हमारी 2018 से ज्यादा नजर आ जाए, लेकिन वो नहीं कर सके उसको मैनेज। दूसरा इन्होंने कह दिया था कि जी पाकिस्तान का जो है खसारा 6,400 अरब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोल दिया। जब वो बोला तो वो शरह सूद जो 10-11% थी, वो उठ के 22% पे चली गई। मार्केट ने पैसा देना छोड़ दिया। तीसरा, मिफ्ता साहब ने झूठ बोल दिया, क्योंकि इन्होंने जस्टिफाई करनी थी अपनी हुकूमत ली है कि बड़े हालात खराब है। इन्होंने बोल दिया पाकिस्तान का $22 अरब खसारा होगा, करंट अकाउंट खसारा। वो एक्चुअली जिस दिन हम गए थे तो उस दिन था $14 अरब, जी। बल्कि $12 अरब था। ये 14 पे क्लोज होना था। इन्होंने ज्यादा तेल मंगा लिया ताकि हमारे खाते तक। उसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने इतना बड़ा खसारा बोला, मार्केट में करेंसी स्पेकुलेशन शुरू हुई। तो ये इन्होंने तीसरा झूठ बोला, जो इनको बाद में छापना भी पड़ा। इनके इकोनॉमिक सर्वे भी बोलते हैं, सब कुछ। मुजम्मिल असलम साहब ने अपनी इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि आईएमएफ की एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है पाकिस्तान के हवाले से। जब भी कोई नए आईएमएफ कर्ज़े के प्रोग्राम हम साइन करते हैं, उसके बाद रिव्यू के तौर पे रिपोर्ट आती है। तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई हुकूमत को तो आखिरी जो किस्त मिली थी वो फरवरी 2022 में मिल गई थी, जिसका मतलब था कि पीटीआई ने अपना प्रोग्राम, अपने वादे पूरे कर दिए थे। लेकिन जब पीडीएम हुकूमत आई तो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो काम किए उसके हवाले से आईएमएफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट बुनियादी तौर पे एक चार्जशीट की हैसियत रखती है उन तमाम इक़दामात के ऊपर जो पीडीएम हुकूमत ने उठाए और जिसकी वजह से मईशत जो है काफ़ी बुरे हालात से दो चार हुई। इसहाक डार झूठ बोलते रहे, यानी अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक बड़ा वाज़े लिखा गया है कि किस तरह पीडीएम की हुकूमत अपने वादे नहीं पूरे किए, इसहाक डार झूठ बोलते रहे और आईएमएफ की तरफ से बिल वास्ता तौर पे नाराज़गी का इजहार भी किया गया और ग़ालिबन इसी वजह से इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना भी नहीं बनाया गया। अब मुज़म्मिल असलम साहब से हमने एक और बात पूछी कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि पीटीआई हुकूमत के दौर में शुरू हुए, उसमें कमी क्यों हुई। यानी गुज़श्ता 42 महीनों के दौरान बहसीत मजमूई रोशन डिजिटल अकाउंट में कुल $6.23 अरब गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किए। और उसमें मज़े की बात यह है कि जब हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल 2022 में, तो उसके एक साल के अंदर अंदर $5 अरब के करीब रोशन डिजिटल अकाउंट में से निकाल लिए गए। सिर्फ वो पैसे अभी बाकी हैं। उसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, कुछ एक इस्लामी बैंक के तहत जारी करदा सर्टिफिकेट्स हैं। तो कोई $900 मिलियन इस मद में इन्वेस्ट हुए हैं, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म। लेकिन इसके अलावा इस वक्त टोटल रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मालियत जो बनती है, बल्कि गैर मुल्की ज़राए से जो पाकिस्तानियों से हमने पैसे मंगवाए थे उसमें $1.25 अरब हैं और उसमें भी ज़्यादातर फिर सरमाकारी हुई है मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स में। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्यों 1 और 1.5 साल के अंदर अंदर अक्सर पाकिस्तानियों ने अपनी कैश इन जो गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट्स थे जो कि पीटीआई दौर में बनाए गए थे, क्यों वो पैसे वहाँ से निकाल लिए? क्या पाकिस्तान की हुकूमत की साख का मसला था, यानी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी? कैपिटल फ्लाइट जो है पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी का दौर हो या नून लीग का दौर हो, इज अ कांस्टेंट थिंग। उसमें आपको सामने ही है कि मतलब इनके कितने असासे हैं बाहर, जो लंदन में इनके बच्चे पढ़ते हैं, लंदन में इनकी जायदादें हैं। एक दूसरा हब दुबई है। इमरान खान का दौर जो ऐसा था कि जिसमें रिवर्स कैपिटल फ्लाइट शुरू हुई थी, और जो है $19 अरब की रेमिटेंसेस जब इमरान खान के दौर शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में आती थी, और जिस दिन उसकी हुकूमत खत्म हुई $32 अरब पे पहुंची थी। और जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, वापस रेमिटेंसेस $32 अरब से पिछले साल $27 अरब पे आ गए।
यानी कि जो पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान भेज रहे थे, इमरान खान 19 से 32 पे ले गया, और ये इन्होंने 32 को 32 पे भी नहीं रखा। जो 32 से हम 40 का एम कर रहे थे, वो 32 से 27 पे ले गए। ये आज वजह है कि IMF हमारे सर पे नाच रहा है। हम तो इस ट्रेजेक्ट्री में जा रहे थे, जिस तरह एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, कि शायद हमें 2023 में प्रोग्राम ना लेना पड़ता, लेकिन वो कमोडिटी सुपर साइकिल और फिर ये रिजीम चेंज आया, उससे बेड़ा गर्क हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है, ये रेमिटेंसेस जो रिवर्स हुई है, रिवर्स कैपिटल फ्लाइट हुई है, नंबर वन। दूसरा, आपको याद होगा, एक रोशन डिजिटल प्रोग्राम आया था। जी। रोशन डिजिटल प्रोग्राम में जो है, एक साल में लोग कहते थे आधा अरब डॉलर आएगा, एक साल में 5 अरब डॉलर क्रॉस कर गया। और फिर हमारी हुकूमत खत्म हुई। जिस दिन से हमारी हुकूमत खत्म हुई, रोशन डिजिटल का 80% अकाउंट खाली हो गया। लोग ले गए वापस पैसे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी लेकर आए थे। रोशन डिजिटल में जो पैसा आने की वजह क्या थी, कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा था, लीडरशिप ऊपर से जो है स्ट्रांग थी, ऑनेस्ट थी, और वो एक ट्रस्ट लेवल था। और लोग जो है, जो पाकिस्तान की जो बुनियादें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन स्टार्ट हुआ इमरान खान के दौर में दोस्त ममालिक से पैसे लेने, और आखिर हुआ था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा तेजी से रेमिटेंसेस की शक्ल में, इसकी शक्ल में भेजना शुरू कर दिया। मैं बजाते खुद खुद जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जो बाहर, मेरे दोस्त 20-20 साल से, 15-15 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही है, पाकिस्तान में एसेट साइज परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने अपने वहां पे जो है पैसे पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट किए। और आज वही लोग जो है, वो कहते हैं ना, जूती छोड़ के उल्टे पैर भागना, ये वाला फिनोमेना चल रहा तो जनाब, आपने मुज़म्मिल असलम साहब की बातें सुनी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसी को हक़ाइक़ मालूम करने हैं, PTI की हुकूमत, PDM और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का अगर आपने मवाजना करना है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके वहाँ तमाम डाटा पड़ा हुआ है, और उसमें मौजूदा हुकूमत या गुज़श्ता हुकूमत के जितने भी वज़रा हैं, वो जो मर्ज़ी कहते रहें, IMF की रिपोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार इस बात की दलील हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में तरसीलात ज़र में भी इजाफ़ा हुआ, उसमें GDP जिसको कहते हैं वो भी 6% से आगे चली गई। कोरोना के बावजूद इतना बड़ा क्राइसिस था, और ये कि बहैसियत मजमूई वो अदाद शुमार हैं जिसके बारे में साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी झूठ बोलते रहे। बल्कि ये जब हुकूमत आई PDM की, तो उन्होंने उस वक्त के चीफ़ इकानमिस्ट से ये भी कहा कि इन अदाद शुमार में थोड़ी सी तब्दीली अगर कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। अब वो चीफ़ इकानमिस्ट चूँकि बड़े ईमानदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ डेटा हमारे सामने था उस पर हमने अमल दरामद किया, उसको हमने कैलकुलेट करके ये अदाद शुमार रखे हैं, जो कि हमने IMF को भी पेश कर दिए हैं। मैं अदाद शुमार में हेरा फेरी नहीं कर सकता, ये कह के उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था।